अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आप लोगों को अगर याद होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सदन के अंदर जब उन्होंने 400 पार का नारा दिया था तो उसके साथ साथ उन्होंने एक बयान और दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार हमारी सरकार बहुत कड़े फैसले लेकर आने जा रही है जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होगी। उन्होंने इस बयान को कहा था। तो मुझे ऐसा लगता है शायद जो किरण रिजिजू ने सदन के अंदर जिस बिल का आज पेशगी की है उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ये वही बिल है, वही वक्फ बोर्ड के सुधार के लिए बिल पेश किया गया है जिसको पिछली कई सरकारों ने मजबूती देने का काम किया है। मैं गलत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। 3 बार वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन किए गए हैं, 3 बार, 1955 में, 1995 में और 2013 में 3 बार वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन किए गए हैं और तीनों ही बार वक्फ बोर्ड को मजबूती देने का काम पूर्व की सरकारों ने किया है। लेकिन इस बार भाजपा गवर्नमेंट ने पहली बार ये हिम्मत दिखाई है कि वक्फ बोर्ड में चल रहे धांधलेबाजी को कैसे रोका जाए, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, ये बिल लाकर दिखाया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या और वक्फ का मतलब क्या होता है और आखिर कैसे वक्फ बोर्ड जो है वो लैंड ग्रैबिंग एजेंसी की तरह काम कर रहा है। साथ ही मैं आपको एक मुस्लिम स्कॉलर का वीडियो भी दिखाऊंगी जिसमें वो साफ साफ बोलते नजर आ रहे हैं कि पिछले 70 सालों से वक्फ बोर्ड ने किसी भी मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए काम नहीं किया है। ये खुद वक्फ बोर्ड के बारे में मुस्लिम समाज के इस्लामिक स्कॉलर बात कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो दिखाऊंगी और तीसरी बात मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने जा रही हूं कि आखिर वक्फ बोर्ड को मजबूती देने के लिए किन किन पूर्व की सरकारों ने काम किया है और आज कुछ ऐसे राजनेता हमारे बीच में संसद के अंदर खड़े हुए और उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके कहा कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं क्योंकि ये मुस्लिम विरोधी बिल है। तो जब ये मैं वीडियो का समापन कर दूंगी तो जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है आप लोग खुद अनुमान लगाइएगा कि आखिर ये बिल जो है वो मुस्लिम विरोधी बिल है कि मुस्लिम के लिए बिल बनाया गया है। संशोधन मुस्लिम के लिए लाया जा रहा है और हमारे देश की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस बिल में संशोधन किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए मुस्लिम स्कॉलर का बयान जो मेरी साथी तनुश्री द्विवेदी ने लिया है मुस्लिम स्कॉलर के पास जाकर के। सुनिए। पिछले 70 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर 70 सालों में किसी बेवा को घर दिया हो, किसी डाइवोर्सी औरत को घर दिया हो, किसी को स्कॉलरशिप दी हो, किसी को IAS IPS बनाया हो, डॉक्टर बनाया हो, MBBS किसी को कराया हो, तो वो सामने आकर के मुझे बताए कि हमें वक्फ बोर्ड ने पैसा दिया था और हम डॉक्टर बन गए हैं, हमें वक्फ बोर्ड ने पैसा दिया था, हम कलेक्टर लगे हुए हैं, हमने IAS किया है, हमने IPS किया, किसी को नहीं दिया। आप बोर्ड के ऑफिस जाइए, हर स्टेट में बोर्ड का ऑफिस है, दिल्ली में भी है, और जा करके उनकी लिस्ट मांगी कि कितने स्कूल हैं, कितने मदरसे हैं। आपकी मस्जिदों की बात नहीं करनी है, कितने स्कूल हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, कितने मदरसे हैं, कितने वृद्धाश्रम हैं, बेवाओं के लिए, विधवाओं के लिए क्या किया है, डाइवोर्सी औरतों के लिए क्या किया, वो लिस्ट लेकर के आइए, फिर उस लिस्ट पर दोबारा से हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सुना आपने कैसे ये मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि पिछले 70 सालों में इस बोर्ड ने किसी का भी भला नहीं किया। और दूसरे वीडियो में ये मुस्लिम स्कॉलर आपको बोलते हुए नजर आएंगे कि आप पहले जा करके 32 बोर्ड हैं, इनके 32 बोर्ड हैं सारे राज्यों में और केंद्र प्रशासित राज्यों में भी 32, कुल जमा 32 बोर्ड है और एक केंद्रीय बोर्ड है। 32 के 32 बोर्डों में जाइए, नोटिस डालिए और इनसे पूछिए कि कितने मदरसे इन्होंने बनाए, कितने बच्चों को उन्होंने IAS IPS बनाने में मदद किया और कितनी महिलाओं को इन्होंने उत्थान किया है। ये सवाल एक मुस्लिम स्कॉलर कर रहा है। आपने ये मुस्लिम स्कॉलर की बात सुन ली है तो थोड़ी थोड़ी भूमिका आपको वक्फ बोर्ड के बारे में पता चल गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या। तो वक्फ बोर्ड का वक्फ का मतलब होता है कि
मुस्लिम समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, जो मतलब जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जिनको कोई देख रेख करने वाला नहीं है, जो समाज के अंदर दबे कुचले हैं, उनके उत्थान के लिए जो दान किया जाता है मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा, उसको वक्फ बोला जाता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 47 में, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जो लोग भारत छोड़ करके पाकिस्तान गए, मुस्लिम समाज के लोगों की मैं बात कर रही हूँ, मुस्लिम समाज के लोग जो भारत छोड़ करके पाकिस्तान गए तो अपने पीछे वो अपनी संपत्तियाँ छोड़ करके गए। तब जो अपने पीछे अपनी संपत्तियां छोड़ करके गए, उन्होंने अपनी संपत्तियों को वक्फ कर दिया, यानी दान कर दिया। किसको? अपने समाज के लोगों को दान कर दिया। जो हमारे पीछे से जो मुस्लिम लोग भारत के अंदर रह रहे हैं, जो हमारे पीछे से जो मुस्लिम लोग जो यहाँ बच गए हैं, उनके काम में हमारी संपत्ति आए, इसीलिए उन्होंने अपनी संपत्ति को वक्फ कर दिया। ये होता है वक्फ का मतलब। फिर उसके बाद वक्फ बोर्ड का गठन 1954 में होता है, नेहरू जी की अध्यक्षता में। मतलब नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे और उनके रहते हुए वक्फ बोर्ड का गठन होता है, जिसके अंतर्गत वो सारी संपत्तियां वक्फ बोर्ड के अंदर आती हैं। और जिन्होंने वक्फ अपनी ज़मीनें नहीं की, जिन्होंने अपनी संपत्तियों को, जो उस समय भारत छोड़ करके पाकिस्तान जा रहे थे, जिन्होंने अपनी संपत्तियों को वक्फ नहीं किया, यानी मतलब दान नहीं किया, उनकी भी ज़मीनें वक्फ के अंतर्गत आ गई, वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आ गई। सबसे पहला जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1955 में, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। दूसरा संशोधन हुआ था 1995 में, पीवी नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के तरफ से, कांग्रेस से वो आते थे, कांग्रेस की सरकार थी 1995 में, अब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और दूसरा संशोधन उस समय हुआ था। और उस संशोधन में उन्होंने ये कहा था, चूंकि 1992 में बाबरी विध्वंस हुआ था, उसके बदले में, उसके अवज़ में और ज़्यादा वक्फ बोर्ड को मजबूत किया जाता है। उसके अवज़ में पहले उस समय क्या होता था कि हर राज्यों में वक्फ बोर्ड नहीं हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद जब 1995 में संशोधन किया गया पीवी नरसिम्हा राव के कहने पर, तब उसके बाद ये कहा गया कि सारे राज्यों में और केंद्र शासित राज्यों में भी वक्फ बोर्ड का अलग से गठन हो। और तो और अगर वक्फ बोर्ड किसी की संपत्ति को, अपनी संपत्ति केवल मात्र ये बोल के कह दे कि ये जी मेरी संपत्ति है, उस पर जिसकी संपत्ति है वो दावा नहीं कर सकता, ना ही हाई कोर्ट में, ना ही सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले उसको वक्फ कोर्ट में जाकर के क्लियरेंस लेना पड़ेगा, उसको पहले वहाँ से अपना मामला रफा दफा कराना पड़ेगा वक्फ बोर्ड में, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये 1995 के अमेंडमेंट में कहा गया था। पीवी नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के नेता थे, हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री थे। और आपको मैं एक बात बताऊं, वक्फ बोर्ड के जो कोर्ट होते हैं, उसमें जो एप्लीकेंट होता है, जो अपनी परेशानी वहाँ पर लेकर के जाता है, उसको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। इसका मतलब सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर जो जज होते हैं वो भी मुस्लिम समाज से आते हैं, जो लॉयर हैं वो भी मुस्लिम समाज से आते हैं, और वो जानबूझ करके केस को डिले करते हैं ताकि जो केस ले करके कोर्ट में आए, वक्फ बोर्ड के कोर्ट में आए हैं, वो अपना मनोबल तोड़ दें और आखिर ज़मीन जा करके वक्फ बोर्ड के नाम कर दें। तो ये होता है वक्फ बोर्ड के अंदर। फिर उसके बाद जो तीसरा संशोधन हुआ था वो 2013 में हुआ था, जिसके तहत वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति लेने का जो नियम था उसको और मजबूत किया गया था। मनमोहन जी की सरकार में ये चीज़ हुई थी। और तो और 2014 के लोकसभा से ठीक पहले, 2014 के लोकसभा से ठीक पहले मनमोहन सिंह की सरकार ने, ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली वक्फ बोर्ड को 123 प्रमुख संपत्तियां, दिल्ली की प्रमुख संपत्तियां, यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना है कि दिल्ली का जो लुटियन जोन है उसमें से ज़्यादातर संपत्ति जो है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दिया था।
क्योंकि उनको मालूम थी कि इस बार शायद ऐसा हो सकता है कि हमारी सरकार नहीं आए, तो इसीलिए हमें ये इतने बड़े बड़े जो हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें करके जो मुस्लिम समाज का जो हमने वोट बटोरा है, विधानसभा, दिल्ली का विधानसभा हो या लोकसभा हो, तो हम इनको रिवर्ट में क्या दें। तो इस वजह से उन्होंने दिल्ली की 123 जगह की संपत्तियां जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड को दान कर दिया था। फिर एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास आज बताने के लिए बहुत कुछ है, आप लोग धैर्य से सुनिएगा। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी ने जब सरकार बनाई 2014 के बाद दिल्ली के अंदर, चूंकि बोला जाता है आम आदमी पार्टी को कि ये कांग्रेस पार्टी की रिप्लेसमेंट है, जो वोटर्स पहले कांग्रेस को वोट करते थे वो रिप्लेस होकर के जो है वो आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। तो इस वजह से भी यहाँ से भी कनेक्शन निकाला जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने भी, जैसे ही उनकी सरकार बनी 14 में दिल्ली में, 101 करोड़ का जो बजट है वो दान में दे दिया था। किसको? दिल्ली वक्फ बोर्ड को। तो मैंने आपको इस अभी तक ये बताया कि आखिर वक्फ क्या होता है, वक्फ बोर्ड का गठन कब हुआ था, कितनी बार वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ है, और अब हम बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड ने कहाँ कहाँ अभी लोगों की ज़मीन हड़पी है और कितने लोग परेशान हैं वक्फ बोर्ड से। सारी बातों के तो, सारी केसेस का तो यहाँ पर जिक्र नहीं हो सकता। मैं चुनिंदा केसेस का मैं यहाँ पर जिक्र करूँगी। उसके बाद मैं आऊँगी आज के राजनेताओं के ऊपर भी, मैं इस वीडियो के अंदर आऊँगी। तो सबसे पहले जो मैं केस लेना चाहती हूँ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस लेना चाहती हूँ। सोचिए वो छोटे लोग, मतलब माफ़ कीजिएगा, सोचिए वो जिनके पास कोई पावर नहीं होता, जो आम व्यक्ति होते हैं, जो दूर दराज, जहाँ पे शायद हम जैसे लोगों का कैमरा भी नहीं पहुंच पाता, नेशनल मीडिया का कैमरा भी नहीं पहुंच पाता, वहाँ पे ये बोर्ड कैसे हथिया लेते होंगे उनकी ज़मीन। आप ये सोचिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैं आपको अगर एग्जांपल बता रही, तो इसके बाद आप ये सोचिएगा कि जहाँ पे उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है, आखिर उनकी ज़मीनों को कैसे वक्फ बोर्ड हथियाता होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों खुद अपना केस लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया था। कुछ सालों पहले की घटना है, जब योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी की कमान संभाली थी, तो उसके बाद उनके सामने एक मामला आया कि जी हाई कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे 12 जजेस हैं, उनके बैठने की जगह नहीं है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उन लोगों को चैम्बर शेयर करना पड़ रहा है 6 जजों के साथ। जब योगी जी के सामने ये केस आया तो उन्होंने बोला, भैया ये दरगाह हटाओ, ये मस्जिद हटाओ यहाँ से। तो जी पता चलता है कि ये जो मस्जिद है वो वक्फ बोर्ड के पास है, सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है। तो फिर योगी जी ने बोला, जी ये क्या होता है, अभी तो यहाँ पर तो ये तो सरकारी काम है, यहाँ पर जजों के बैठने की जगह नहीं है, ये मस्जिद काम क्या करेंगे यहाँ पे। तो योगी जी ने कहा कि इसको हटाओ। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट खुद से ये फैसला नहीं ले पाया, क्योंकि यहाँ पे ये प्रावधान है, वक्फ बोर्ड को ये ताकत दी गई है पूर्व के संशोधनों में कि आप अपना केस हाई कोर्ट में नहीं लड़ सकते, ना ही अपने पास की चौकी में जा सकते हैं, ना ही अपने पास के थाने में जा सकते हैं। आपको सबसे पहले वक्फ बोर्ड के कोर्ट में आना होगा। जब वहाँ से क्लियरेंस आपको मिल जाएगी, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट को, क्योंकि ये कानून पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो इस वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, वहाँ से मामले का रफा दफा कराना पड़ा कि जी देखिए हमारे जजेस को यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है। 12 जजेस हैं हमारे पास जिनके पास खुद का चैम्बर नहीं है, 6 जजों के पास जो है वो चैम्बर शेयर करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ आप मस्जिद को यहाँ से हटाइए ताकि हम सरकारी काम में कोई व्यवधान ना पड़े। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर आकर के इंटरवीन किया, जिसके बाद वो मस्जिद वहाँ से हटी। फिर उसके बाद वहाँ पे जजेस के लिए चैम्बर्स बने। और आपको पता है कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के नेता हैं, जिन्होंने वकालत की थी वक्फ बोर्ड के लिए, उन्होंने कहा था कि योगी जी के आने के बाद ही ऐसा सब मामला उठ रहा है और योगी जी को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में बनी मस्जिद से दिक्कत है। इसमें भी वो हिंदू मुस्लिम करने से पीछे नहीं हटे। तो सोचिए, अगर एक हाई कोर्ट को
अपना केस लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो वो बेचारे जो छोटे मोटे लोग ना, जिनकी कोई सुनने जाता होगा, अगर वो अपना केस किसी चौकी थाने में लेके जाते होंगे, जो कहते होंगे जी हमारे पास वो धारा ही नहीं है, हम कैसे आपकी बातें सुने। आप जाइए वक्फ बोर्ड के अंदर जाइए, वक्फ बोर्ड के कोर्ट है, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पे जाके आप अपना केस बताइए कि आपका केस क्या है, वो आप बताएंगे कि आगे क्या करना है। और वहाँ पे तो आपको मालूम है कि क्या, जहाँ पे जज भी मुस्लिम है, इमाम भी बैठा है वहाँ पे जी लॉयर है वो भी मुस्लिम है, और जिसने हथियाया है, जो ज़मीन हथियाई है, वो भी मुस्लिम है। कहाँ लड़ेंगे आप? चोर के पास गए हैं कि जी हमारी सामान को वापस कर दीजिए। क्या चोर आपके सामान को चोरी जिसने कर लिया, क्या वो वापस करेगा? कदापि नहीं करेगा। तो ये सारा हमारी पिछली सरकारों की तरफ से किया गया खेल था। एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। तमिलनाडु का एक जिला है जिसका नाम है त्रिची। वहाँ पे 95% हिंदू रहा करते थे। आज से कुछ सालों पहले का केस है ये। वहाँ पे 95% हिंदू रहा करते थे। उन्हें एक दिन अचानक से पता चलता है जी हमारी ज़मीनें तो हमारी है ही नहीं, इस पे तो वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। जगह जगह वक्फ बोर्ड का मतलब बोर्ड लग गया कि ये ज़मीन जो है वो आपकी नहीं है, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर आपको अपनी ज़मीन बेचनी है तो आपको एनओसी किससे लेना पड़ेगा? वक्फ बोर्ड से एनओसी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो बेचारे वो हिंदू वो डीएम ऑफिस में गए, उन्होंने कहा जी देखिए हमारी ज़मीन है और यहाँ पे आप प्लीज़ हमें खाली करवाइए, ये कौन लोग आ गए हमारी ज़मीन पर, यहाँ तो कोई मुस्लिम रहता ही नहीं था, हम तो 95% यहाँ पे सालों से यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। वहाँ पे 1500 साल पुराना एक मंदिर भी था जिसको वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये हमारा है। सोचिए, जो मज़हब 14 साल पुराना खुद हो, वो 15 साल पुराना मंदिर को कहे कि ये जो हमारी ज़मीन है। उन बेचारे गांव वाले डीएम के पास गए। डीएम ने क्या किया? बैक डेट में जाकर, पुरानी तारीख में जाकर के उसने दस्तावेज बनाए जिसमें ये लिखा हुआ था, चूँकि सरकार भी सपोर्ट करती है इन लोगों को, राज्य में सरकार भी सपोर्ट करती है, वहाँ पर दस्तावेज बनाए जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये ज़मीन पूर्व में पहले वक्फ बोर्ड को दान कर दी गई है। तो ये सारी की सारी ज़मीन जो है वो वक्फ बोर्ड की है। वहाँ के डीएम ने ये लेटर बनाया और उन लोगों को, गांव वालों को वापस कर दिया। सोचिए उन बेचारे गांव वालों का क्या हुआ होगा। आज 2024 में जब ये मुद्दा संसद में उठ रहा है तो बड़े सारे ऐसे हमारे राजनेता हैं। अखिलेश जी, मैं आपसे कह रही हूँ, आपने तो खुलकर कह दिया कि ये जो बिल है वो मुस्लिम विरोधी बिल है। तो वो जो 95% हिंदू तमिलनाडु के इस गांव में जिसमें वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया, उनके साथ नहीं खड़े होंगे क्या आप सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आपका वोट बैंक मुस्लिम है तो आप सिर्फ मुसलमानों के साथ खड़े होंगे। और हिंदू, जहां पर वक्फ बोर्ड हिंदुओं की ज़मीन कब्जा कर रहा है, और ये हिंदू छोड़िए मुसलमानों की ज़मीन भी कब्जा करते हैं वक्फ बोर्ड। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें मुसलमानों की ज़मीन भी वक्फ बोर्ड कब्जा करता है। मैं जिनका इंटरव्यू करने कल जा रही हूँ उनका नाम है हरनाथ सिंह यादव, पूर्व राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं उनका यूपी से। उनका मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ। उनका ये वीडियो सुनिए जिसमें उन्होंने 1 साल पहले राज्यसभा में कहा था कि भैया भारत में इस्लामीकरण स्थापित करने में सबसे बड़ा हथियार वक्फ बोर्ड साबित होगा। उनका ये वीडियो भी सुनिए जो 1 साल पहले उन्होंने राज्यसभा में दिया था बयान। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से जनहित से जुड़े एक अत्यंत ज्वलंत मुद्दे की तरफ सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ। महोदय, वक्फ एक्ट 1995 के प्रावधान देश के संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हैं, क्योंकि वह न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अहमियत को बाधित करते हैं बल्कि देश के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को भी विघटित करते हैं। महोदय, देश भर के सभी 32 वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम समुदाय के होते हैं। उन बोर्डों के वक्फ एक्ट 1995 के द्वारा इतनी शक्ति दी गई है कि वह किसी भी व्यक्ति की किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर दें तो वह वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी और उनके उस दावे को किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। महोदय, उदाहरण के लिए आप झुंझुनू जिले से आते हैं। यदि आपके मकान या कृषि भूमि को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर दे तो आपके पास किसी न्यायालय में भी जाने चुनौती देने का अधिकार नहीं है। आपको केवल उस बोर्ड के सामने पेश होना होगा जिसने आपकी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर आपकी ज़मीन छीन ली है। अर्थात चोर, थानेदार तथा न्यायाधीश की सभी शक्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गई हैं।
मानवर एक्ट के अकूत शक्ति संपन्न अधिकारों के प्रावधान देकर ऐसा लगता है मानो मात्र हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आदि की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यह एक्ट विगत सरकार ने बनाया है, जिसमें पीड़ित पक्ष से किसी अदालत में चुनौती देने के अधिकार को भी छीन लिया गया है। महोदय, तमिलनाडु के त्रिची जिले में 95% हिंदू आबादी वाला एक गांव है चैनथरई। बोर्ड ने पूरे गांव की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। आश्चर्य को उस गांव के 1500 वर्ष पुराने मंदिर को जो इस्लाम को आने से पूर्व बना था उसे भी अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों के दुरुपयोग का यह जीता जागता उदाहरण है। महोदय, एक देश में दो विधान नहीं हो सकते। यह एक्ट देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता व श्रेष्ठता के खिलाफ है, देश में अलगाव व नफरत पैदा करता है, देश की एकता तथा अखंडता तथा सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहा है। महोदय, मैं इस एक्ट का निचोड़ एक वाक्य में यदि बोलना चाहूं तो कहूंगा कि वक्फ एक्ट 1995 भारत में इस्लामीकरण स्थापित करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। अतः मैं सरकार से देश हित में इस असंवैधानिक और अतार्किक वक्फ एक्ट 1995 को तत्काल रद्द करने की मांग करता हूं। अब चलिए आइए आखिर में आपको मैं बताती हूँ कि आखिर 2024 के संशोधन में, वक्फ बोर्ड के 2024 के संशोधन में क्या क्या भारत की सरकार ने किया है। सबसे पहला संशोधन है पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी होगी कि आप किससे ज़मीन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा कि आपने अपना झंडा लगा दिया, जी ये ज़मीन हमारी है तो आप इस जगह को खाली कीजिए। आप कहीं ना हाई कोर्ट जा सकते, ना पुलिस वालों के पास जा सकते। पहले आप वक्फ बोर्ड के कोर्ट में आइए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, जिसमें 15-20 साल 50 साल समय बीत सकता है। जिसमें जिस जवान व्यक्ति ने मुकदमा दायर किया होगा वो बुजुर्ग भी हो सकता है। अब ये नहीं चलेगा, पारदर्शिता लाइए। दूसरा संशोधन है लिंग विविधता। इसमें कोई भी मेंबर महिला नहीं है। अभी तक कोई भी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बड़े ओहदे पर महिला नहीं बैठी है। तो इस सरकार ने लिंग विविधता का भी प्रावधान इस एक्ट के जरिए, इस संशोधन के जरिए डाला है। तीसरा, सीमित शक्तियां, और ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पूर्व में 3 संशोधन इस वक्फ बोर्ड में किया गया है, वक्फ बोर्ड कानून में, वो इनकी शक्तियों को ही बढ़ाता है कि आप सिर्फ ये बताइए कि ये ज़मीन अगर आपकी है, आपको कुछ नहीं करना, बस आप ये बताइए कि ये ज़मीन आपकी है तो ये आपकी हो जाएगी। और जिसकी ज़मीन है उसके पास अगर पूरे कागज़ भी होंगे तो भी वो कागज़ उसको वक्फ बोर्ड के कोर्ट में ले जा करके दिखाना होगा। तो इतनी ज़्यादा इनकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। लेकिन इस सरकार ने नकेल कसा है और कहा है कि आपकी शक्तियों को सीमित किया जाएगा। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में वादा किया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी और डबल स्टैंडर्ड भी गिनवाऊंगी कि कैसे पॉलिटिकल लोग, जो पॉलिटिकल राजनेता जो हैं, वो कैसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड की आड़ में अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को पिछले कई दशकों से चमका रहे थे। सबसे पहले तो कांग्रेस आती है क्योंकि नेहरू जी ने इस बोर्ड की शुरुआत की। संशोधन पहला नेहरू जी ने किया, पीवी नरसिम्हा राव ने किया, फिर 13 में मनमोहन सिंह ने किया। और आपको पता है कि मनमोहन सिंह जी खुद अपनी सरकार नहीं चलाते थे, सोनिया जी बैक करती थी और राहुल जी का पूरा उस पर हस्तक्षेप हुआ करता था। तो सबसे पहले तो कांग्रेस ही आती है और दूसरे में आते हैं आपके यूपी के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, जिन्होंने आज सभा में उठ करके कहा कि ये जो बिल है वो मुस्लिम विरोधी कानून है। सबसे पहले कांग्रेस, दूसरे में आ गए आपके समाजवादी पार्टी। तो आप अपने अगल बगल लोगों को टटोलिए और देखिए कि आखिर नेता जो हैं वो क्या कुछ बयान दे रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं की जो हालत है उसके ऊपर एक शब्द हमारे राजनेताओं के तरफ से नहीं निकलता। लेकिन वहीं अगर वक्फ बोर्ड की बात आ जाए तो हमारे नेता छाती ठोक ठोक करके सदन के अंदर ये बात कहते हैं कि जी देखिए, मुस्लिम विरोधी कानून ये सरकार सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए लेकर के आ रही है। तो इतना नफरत हिंदुओं से अच्छा नहीं लगता, मैं उन पार्टियों को कहना चाहती हूँ। चलिए
इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आशा करूँगी कि मेरा ये जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आया हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आखिर वक्फ बोर्ड में ये संशोधन ज़रूरी था या नहीं था। धन्यवाद।